एवरीवन, हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर के। हमने अपने पुराने वीडियोस में आपसे बात की ब्राह्मण वर्ण को लेकर और क्षत्रिय वर्ण को लेकर। आज हम बात करेंगे वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण की। सबसे पहले वैश्य वर्ण की बात। वैश्य वर्ण, इनके लिए कहा जा सकता है कि वैदिक काल में यह आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि मैं जनजी को समझाने के लिए सरल भाषा में बात करूं तो इनका मुख्य कार्य हमें क्या देखने को मिलता है? फूड प्लस मनी प्लस सप्लाई चेन। कैसे? जैसे ये क्या कार्य करते थे? उत्पादन का, संसाधन का और संसाधन मैनेजमेंट करने का। इसके अलावा ये व्यापार से जुड़े सभी कार्यों को बहुत ही बेहतर तरीके से करने का गुण रखते थे। मैंने इसके पहले आपसे बात की किस तरीके से व्यक्तित्व के और मन की तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। यदि मैं वैश्य गुण में इसकी बात करूं कि वो कौन सा गुण है जिसमें इसकी प्रधानता है, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि रजगुण और तमगुण की प्रधानता वैश्य में ज्यादा देखने को मिलती है। अब वो कैसे, उसकी थोड़ी सी तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए मैं इसे विज्ञान की तरफ ले जाती हूँ। बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैंने आपसे बात की थी कि एटम के पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। यहाँ पर हमें वैश्य वर्ण में जिसकी ज्यादा प्रधानता देखने को मिलती है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जिस प्रकार हमने अपने पूर्व के वीडियोस में समता स्थापित करते हुए बात की थी, वैसे ही अगर मैं यहाँ वैश्य वर्ण के लिए समता स्थापित करते हुए बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु में निरंतर गतिशील रहता है, ऊर्जावान रहता है, निरंतर कार्य करता रहता है, वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि वैश्य वर्ण भी समाज में निरंतर क्रियाशील रहता है, निरंतर व्यापार में लगा रहता है और अपने कार्यों को संपूर्ण रूप से किया करता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का हमें ऊर्जा का स्तर बदलते हुए दिखलाई पड़ता है विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, वैसे ही हमें दिखाई देता है कि वैश्य वर्ण क्या करता है? विभिन्न परिस्थितियों में अपने निर्णयों को भी उसके अनुसार बदलता हुआ दिखलाई पड़ता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में विस्तार की प्रवृत्ति होती है, या हम कह सकते हैं वह हमेशा नए नए चीजों की खोज करता है, वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि वैश्य वर्ण भी निरंतर व्यापार में गतिशील रहते हुए नए नए बाजारों की खोज करता है। इसके अलावा यदि मैं ये आपसे कहूं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन में सृजन और परिवर्तन के गुण होते, वैसे ही वैश्य में भी हमें आर्थिक रूप से सृजन और परिवर्तन के गुण देखने को मिलते हैं। तो यह एक तरीके से समाज की धुरी है, समाज की आर्थिक धुरी का कार्य करते हैं। समाज को मेंटेन रखने के लिए जिस प्रकार से धन और रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इन सारे कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से वैश्य वर्ण करता है। अब एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मैंने बात की कि इनमें कुछ न्यूट्रॉन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। न्यूट्रॉन के लक्षण में क्या देखने को मिलता है? भाई उसकी क्या स्थिति है? स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, संतुलन है। तो यहाँ वो भी हमें वैश्य वर्ण में दिखाई पड़ता है। बचत के रूप में, भंडारण के रूप में, उत्पादन को बढ़ाने वाली क्रियाशील गतिविधियों के रूप में हमें यह दिखाई देता है कि वैश्य वर्ण किस प्रकार से न्यूट्रॉन से भी अपनी समता स्थापित करता है। तो इस तरीके से मैंने यह बताने का प्रयास किया कि इनके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है हमें? रजगुण, तमगुण, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के गुण समाहित होते हैं, जिन्हें हम वैश्य वर्ण के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वैश्य वर्ण की बात की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी शूद्र वर्ण की। शूद्र वर्ण के लिए जो वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है, वो सबसे पहली बात जो है वो ये क्या है कि शूद्र वर्ण पूरे समाज का एक संरचनात्मक सहयोग करने वाले लोग हुआ करते थे। यानी कि इनके लिए कहा जा सकता है ये वो थे जो समाज की नींव थे। समाज की नींव यानी कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले। इनके बिना तो समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। क्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाज को स्थिरता देने का कार्य, समाज को सहयोग देने का कार्य, समाज में सेवा करने का कार्य जो इनके अंतर्गत आता था, वह यह पूरी निष्ठा से किया करते थे और उनमें ये गुण प्राप्त हमें होते हैं। अब पूर्व की ही भांति यदि हम इनकी तुलना करें तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो किसका प्रभाव देखने को मिलता है? व्यक्तित्व के हिसाब से हमें यहाँ तम गुण का प्रभाव देखने को मिलता है। स्थिरता, संतुलन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे?
और तुलना वैज्ञानिक दृष्टि से तुलना करें तो किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? न्यूट्रॉन का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रॉन यानी तमगुण, इन सबको मिलाकर के जो वर्ण निर्धारित होता है उसको हम शूद्र वर्ण के अंतर्गत रख सकते हैं। कैसे? कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक परमाणु के लिए न्यूट्रॉन अनिवार्य है और यह बिना आवेश के होता है और परमाणु का यह अनिवार्य तत्व है, वैसे ही उसी प्रकार संतुलन बनाने का कार्य, विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी यह बिना आवेश के परमाणु की तरह निरंतर उसी प्रकार करते रहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन स्थिरता से कार्य करता है और समाज स्थिरता का कार्य करता है और परमाणु को स्थिर बनाए रखता है, उसी प्रकार से समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए, उसका उचित प्रकार से संचालन करने के लिए भी हमें यहाँ इस वर्ण की स्थिति दिखलाई पड़ती है। तो यह एक शब्द में अगर हम कहें तो यह पूर्णतया कर्मयोगी वर्ण था, जो समाज का आधार स्तंभ मान सकते हैं जिन्हें। तो इस